मेरा नाम धीरज है। गहरी अंधेरी रात थी, सड़क सुनसान पड़ी हुई थी और मैं अपना रेस्टोरेंट बंद करके वापस घर के लिए आ रहा था। पूरे दिन की थकान थी लेकिन मैं पूरी तरह से जाग रहा था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरे हाथों में बहुत सारे नोट आए। फिर मुझे तसल्ली हुई कि चलो आज भी अच्छी खासी कमाई हो गई। मैं अपनी बाइक पर बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो रहा था। तभी अचानक एक सुनसान सड़क पर चलते हुए मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गया और एक झटके में ब्रेक मार दिया। मेरी गाड़ी रुक चुकी थी। मैंने देखा कि सामने अंधेरे में दो लोग भागते हुए आ रहे थे। एक लड़की थी जो बुरी तरह से डरी हुई थी और पीछे हट रही थी, जबकि दूसरा उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वह लड़की भागते हुए कह रही थी, छोड़ दो मुझे। वह चीख रही थी मगर सड़क वीरान थी। उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मैं बाइक से उतरा और उसकी तरफ जाने लगा। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, रुको। तो वह लड़का मुझे हैरानी से देखने लगा। उसने मुझसे कहा, चले जाओ यहाँ से, ये मामला तुम्हारा नहीं है, ये मेरा मैटर है। मैंने गुर्रा कर कहा, ये मैटर तुम्हारा नहीं बल्कि अब ये मैटर मेरा बन गया है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम इस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। फिर मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब गया और उसे जोर से धक्का दे दिया। उसने उठकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले ही सावधान हो चुका था। मैंने एक जोरदार लात उसके ऊपर मारी और वह फिर से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। वह लड़की तो बहुत घबराई हुई थी, फौरन ही मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। वह डर के मारे कांप रही थी। मेरे हाथ से पिटाई खाने के बाद वह लड़का जमीन से उठकर सीधा वहां से भागने लगा। मैंने पलटकर उस लड़की को देखा। वह अभी तक डरी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने प्यार से उससे पूछा, तुम ठीक हो? वह धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर कहने लगी, थैंक यू। अगर आप टाइम पर नहीं आते तो आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। ये मेरी नव्या से पहली मुलाकात थी। एक इंसिडेंट और एक ऐसी कहानी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने नव्या को तसल्ली दी और उससे पूछा, तुम इतनी रात में सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? वह घबराई हुई आवाज में कहने लगी, मैं यहाँ किसी काम से आई थी, लेकिन रास्ते में वह लड़का मेरा पीछा करने लगा, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। उसकी आंखों में डर मुझे अभी भी नजर आ रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वह कुछ देर तक खामोश रही और धीरे से कहने लगी, मैं अनाथ हूँ, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है और ना ही मैं यहाँ किसी को जानती हूँ। मैं तो यहाँ जॉब करने के लिए आई थी, लेकिन अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली है। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो। अगले ही दिन वह मेरे होटल में जॉब करने के लिए आने लगी थी। वह बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी और होटल के सारे काम बहुत अच्छे से संभालने लगी थी। शुरुआत में मैंने उसे अपने रेस्टोरेंट में वेटर्स की नौकरी दी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वक्त गुजरने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी जिंदगी का एक स्पेशल हिस्सा बनती जा रही है। नव्या बहुत सुंदर थी, भोली भाली थी और उसकी स्माइल मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली थी। मुझे उससे प्यार होने लगा था। मुझे नहीं पता था कि वह किस तरह मेरे दिल को इतनी पसंद आ गई थी, लेकिन एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मुझे नव्या बहुत पसंद है। यही तो मोहब्बत है। मैंने कई बार सोचा कि नव्या से अपनी फीलिंग शेयर करूं, लेकिन मैं हर बार खुद को रोक लिया करता था, यही सोचकर कि पता नहीं वह भी मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं, या ये सब सिर्फ मेरी तरफ से ही है। इस तरह वक्त गुजरता गया और मेरा रेस्टोरेंट की कमाई भी बढ़ती गई। मैंने नव्या पर बहुत भरोसा किया, यहाँ तक कि उसे अपने रेस्टोरेंट का हिसाब किताब संभालने की भी इजाज़त दे दी। वह मुझसे कहती, धीरज सर, आप फिक्र न करें, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगी। वह हमेशा यही कहती थी और मैं उसकी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया करता था। मुझे अपने काम में तरक्की हासिल हो रही थी और मैं सोचता था कि जल्द ही नव्या को प्रपोज कर दूंगा। शायद वह मुझे भी मोहब्बत करती हो। लेकिन फिर फाइनली वह दिन आ ही गया जिसने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उस दिन मैं किसी अर्जेंट काम से गया हुआ था और अपना रेस्टोरेंट पूरी तरह से नव्या के हवाले कर दिया था।
मैं नव्या की तरफ से बेफिक्र था कि वह अच्छी तरह से मेरा रेस्टोरेंट और पैसों का हिसाब किताब संभाल लेगी। लेकिन जब मैं रात को वापस आया तो जैसे एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका था। रेस्टोरेंट की हालत बहुत खराब थी। इधर उधर सामान बिखरा हुआ था, कैश लॉकर खुला हुआ था और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि नव्या वहां से जा चुकी थी। ये क्या हो गया? मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। मैं फौरन अपना अकाउंट चेक किया तो मेरा दिल दहल कर रह गया। पूरे 1 लाख रुपए गायब हो चुके थे। इसका मतलब था कि जिससे मैं प्यार करने लगा था वही मुझे बर्बाद करके चली गई थी। मुझे उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था और अपना सब कुछ उसके हवाले नहीं करना चाहिए था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं मन ही मन खुद को कोस रहा था और नव्या को भी बुरा भला कह रहा था। तुमने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? मैं सोचता था कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन सच में ऐसा नहीं हो सकता था। नव्या मुझे लूटकर जा चुकी थी। मैं खुद से ही सवाल करने लगा, नव्या तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जवाब देने वाला कोई था ही नहीं। मेरी आंखों के सामने वह सारा समय घूमने लगा जो मैंने उसके साथ बिताया था। वही पहली मुलाकात जब मैंने उसे उस लड़के से बचाया था और अपने रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए रखा था। वह समय जब मैंने उस पर भरोसा किया था। आज जब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, तब मुझे समझ आया कि किसी भी इंसान पर हमें इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन रेस्टोरेंट के मालिक मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझसे गुस्से से कहा, धीरज, तुमने मेरे रेस्टोरेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसका होने वाला मुनाफा भी लुटा दिया। मैंने बेबसी से कहा, नहीं सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा, तुम्हारी ही गलती है जो तुमने उस लड़की पर भरोसा किया। तुमने आखिर उस अजनबी लड़की पर इतना भरोसा क्यों किया? अब तुम उसी का नतीजा भुगत रहे हो। तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों की वजह से ही तो बिजनेस खराब हो जाता है। रेस्टोरेंट का मालिक चिल्लाने लगा और फिर उसने वह कहा जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे, कल से तुम मेरे रेस्टोरेंट के मैनेजर नहीं हो। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब क्या ऐसी स्थिति में तुम्हें उम्मीद है कि मैं तुम्हें यहाँ नौकरी पर रखूँगा? तुम नौकरी से निकाले जा चुके हो। मैंने सर के आगे हाथ जोड़कर कहा, सर प्लीज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती नव्या की है। उन्होंने कहा, अगर सारी गलती नव्या की है तो उसे लाने की गलती भी तुम्हारी थी। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आगे अपना और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मालिक से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। इस तरह मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर था। यहाँ पर मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन नव्या की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मालिक ने सब लोगों में ये अफवाह फैला दी कि उस लड़की के साथ मिलकर मैंने ही रेस्टोरेंट का पैसा गायब किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा नाम, इज्जत, पैसा सब कुछ लूट चुका था। वैसे भी जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो दुनिया उसे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होती। मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। सुबह सवेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। नींद मेरी आंखों पर छाई हुई थी और बड़ी मुश्किल से मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही हमारे घर का मालिक खड़ा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कहा, धीरज, तुमने मुझे 3 महीने पहले कहा था कि तुम अगले महीने से किराया दे दोगे, लेकिन पिछले 3 महीनों से तुम सिर्फ मुझसे यही बात कहते आ रहे हो कि अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब तुम्हें मेरा घर खाली करना होगा। एक तरफ से ठीक ही तो कह रहा था, क्योंकि 3 महीने पहले ही तो नव्या मुझे लूटकर चली गई थी। अब ना तो मेरे पास नौकरी थी और अब मेरा घर भी हाथ से छीनने वाला था। आंखों से जो नींद थी वह सारी ही गायब हो चुकी थी। मैंने मकान मालिक के आगे रिक्वेस्ट की, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं आपको किराया दे दूंगा। मगर मकान मालिक मेरी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उनसे कहा, बस आज मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूँगा और आपका सारा किराया आपको एक साथ लौटा दूंगा। मकान मालिक हंसने लगा और कहने लगा, हर बार तुम यही डायलॉग बोलते हो। मैं तो ये सुन सुनकर बोर हो चुका हूँ। अब तुम्हारे पास बहाने के लिए समय नहीं है।
कल तक मेरा घर खाली कर देना, वरना मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारा सारा सामान घर से बाहर निकलवा दूंगा। मैंने कहा, नहीं मालिक, मत करो, बात को समझने की कोशिश करो। घर ही तो मेरे लिए आखिरी सहारा है। लेकिन उसके चेहरे पर मेरे लिए कोई भी नरमी नहीं थी। उसने कहा, ये मेरा घर है और मैं यहाँ तुम्हें फ्री में तो नहीं रहने दे सकता। यह कहकर वह जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे एक आखिरी वार्निंग दी। अगर कल तक तुमने मेरा मकान खाली नहीं किया तो मैं अपने आदमियों को भेजकर अपना घर खाली करवा दूंगा। मैं तो अपना सिर पकड़कर ही दरवाजे पर बैठ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से पैसों का बंदोबस्त करूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी माँ भी कमरे से बाहर निकल आई थी। उनकी आंखों से भी नींद जा चुकी थी और वह भी फिक्रमंद हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ, दरवाजे पर कौन आया था? मैं उनकी बात पर खामोश रहा। आखिर मैं उनको क्या बताता कि अब हम बेघर होने वाले हैं। माँ समझ गई थी कि मैं परेशान हूँ। वह मेरे बराबर बैठ गई और मुझे तसल्ली देकर कहने लगी, बेटा बताओ क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? मेरे मुंह पर तो जैसे ताला लग गया था। मैं अपनी आंखों में डर नहीं देख सकता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों से आंसू उतरते हुए बताया कि मकान मालिक किराया लेने के लिए आया था। वह कह रहा था कि अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा। यह सुनकर मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से अपने कमरे में गई और कुछ पैसे लेकर मेरे पास आई। उन्होंने कहा, ये लो बेटा, ये थोड़े से पैसे हैं, इससे शायद 3 महीने का किराया निकल जाएगा। तुम मकान मालिक को ये पैसे दे दो ताकि वह हमें कुछ दिन और यहाँ रहने की मोहलत दे। मैंने चौंक कर माँ से पूछा, माँ ये पैसे कहाँ से आए? हमारे पास तो कोई पैसे नहीं थे। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा जब तुम पैसे कमाने जाते थे तो अपने सारे पैसे मुझे ही लाकर दिया करते थे। मैं तुम्हारे दिए गए पैसों में से कुछ बचत करके भी रखती थी ताकि बुरे समय में काम आ सके, और आज उससे बुरा समय और कौन सा हो सकता है। मुझे अपनी माँ पर गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने इतने कठिन समय में भी भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, माँ मैं ये पैसे नहीं लूँगा, कोई और रास्ता निकाल दूंगा। ये पैसे आपके हैं माँ। माँ ने मुझे समझाया, मेरा बेटा बहुत मजबूत है। कभी कभी जिंदगी हमें आजमाती भी है बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता। याद रखो, तुम एक ईमानदार इंसान हो और इंसान की नीयत सच्ची हो तो ऊपर वाला उसे कभी निराश नहीं करता। उनके ये शब्द मेरे दिल को छू गए थे। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं मकान मालिक से और मोहलत मांग लूं या फिर खुद को संभाल कर कुछ नया शुरू करूं। नौकरी चली गई, पैसे चले गए और अब इज्जत भी दांव पर लग चुकी थी। जब रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे निकाल दिया तो मुझे उम्मीद थी कि कहीं और नौकरी मिल जाएगी, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने हर जगह नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इन 3 महीनों में मैं दिन भर भूखा प्यासा घूमता रहा, जगह जगह काम तलाशता रहा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एक रात में बाजार में एक बेंच पर बैठा था। लोग खाने पीने में व्यस्त थे और मैं बाजार की रौनक देखकर भी खाली बैठा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो दुनिया आपको भूल जाती है। एक दिन मैं मदद मांगने के लिए अपने पुराने दोस्त के पास गया, लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं की। उसने तो मुझे हमदर्दी भी महसूस नहीं की, उल्टा वह ताने देने लगा, पागल लड़के, तुमने ही तो एक अनजान लड़की पर भरोसा किया था, अब तुम वही भुगत रहे हो। मैं उनकी बात सुनकर खामोशी से वापस आ गया। जब दुनिया आपको छोड़ देती है तो सिर्फ ऊपर वाला ही सहारा होता है। मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा से कुछ न कुछ काम जरूर करूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। अब दुनिया वाले मुझे कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं खुद कमा लूंगा। मैंने अपनी माँ के बचाए हुए पैसे लिए और बाजार में सब्जी पूरी का ठेला लगाने का फैसला किया। ये एक नई उम्मीद थी, मगर किस्मत अब भी मुझे आजमाना चाहती थी। बाजार में मुझे ठेले के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार एक जगह मिल गई। जैसे ही मैंने वहां सब्जी पूरी बनानी शुरू की, एक और परेशानी मेरे सामने आ गई। सामने ही एक
बड़ा सा ढाबा था जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। वहाँ हर तरह का खाना मिलता था, छोले भटूरे, आलू की सब्जी, आलू के पराठे और कई तरह की वैरायटी। वहाँ का खाना महंगा था, लेकिन लोग लाइन लगाकर खरीदने और बैठकर खाते थे। मेरे ठेले पर कोई नहीं आया। मैं पूरा दिन यूं ही बैठा रहा। शाम होते होते मेरा हौसला टूटने लगा और फिर रात हो गई। रात का अंधेरा छाने लगा तो मैं हिम्मत हार गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ऊपर वाला से प्रार्थना कर रहा था, कोई चमत्कार हो जाए। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। काफी रात हो गई थी। मैंने सोचा अब घर चलना चाहिए। मैं खाली हाथ अपना ठेला समेटने लगा। तभी अचानक दो बच्चे मेरे पास आए। उन्होंने कहा, अंकल हमें सब्जी पूरी खिला दीजिए ना, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हमारे घर में हमारी बीमार माँ भी भूखी है। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। उन दोनों मासूम बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथ मेरे आगे फैला दिए। उन्हें देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने अपने ठेले पर नजर डाली। वही सब्जी पूरी रखी थी जो सुबह से अब तक नहीं बिकी थी। बिना कुछ सोचे मैंने वह खाना उन दो बच्चों को दे दिया और कहा, ये लो बेटा, जाओ और अपनी माँ और भाई बहनों के साथ खुशी खुशी खाओ। बच्चे खुश हो गए। उनके चेहरे पर वही चमक लौट आई जो शायद भूख ने छीन ली थी। मैंने उन्हें अपनी पूरी बची हुई सब्जी पूरी दे दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था, इसलिए मैंने थोड़ा ही खाना बनाया था और वह खाना भी नहीं बिका था। अब मैं पूरी तरह से खाली हाथ हो चुका था। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे खाने की महकती हुई खुशबू आ रही थी। देखा कि किचन में माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बना रही थी। माँ ने मुझे बताया, बेटा किसी ने हमारे घर में बहुत सारा राशन भिजवा दिया है। यह सुनकर मैं दंग रह गया। ये तो एक तरफ का चमत्कार है। मैंने पूछा, माँ ये राशन कौन लेकर आया था? माँ ने कहा, पता नहीं बेटा कौन था, लेकिन कोई अजनबी था। उसने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, बस मुस्कुराकर चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम दोनों माँ बेटे ने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन मैं फिर बाजार चला गया और सब्जी पूरी का ठेला लगाया। मैं ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। दिन के रात हो गई और फिर से मेरा हौसला टूट गया। रात हुई तो एक लड़का मेरे ठेले के पास आया और कहने लगा, मुझे आपके ठेले का सारा सामान खरीदना है। मैंने उसे सारा खाना दे दिया। उसने वहीं खेलते हुए बच्चों को सब्जी पूरी बांट दी। ये वही लड़का था जिसने मेरे घर राशन भिजवाया था। मैं हैरान था, आखिर ये लड़का कौन है। वह वहां से चला गया और मैं घर लौट आया। मैं बार बार यही सोच रहा था कि वह लड़का कौन था। यह सब मेरी किसी नेकी के बदले में हो रहा था या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। अगली सुबह मैं फिर से बाजार पहुंचा। इस बार मेरे अंदर एक नया हौसला था। मैंने सोचा, कल अगर एक इंसान ने मेरे ठेले का सारा सामान खरीदा था तो आज भी कोई न कोई जरूर आएगा। मैंने ठेला लगा, सब्जी पूरी तैयार की और उम्मीद के साथ ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन उस दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। दिन इसी तरह गुजरने लगे। वहाँ के आसपास के लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते और कहते, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारी सब्जी पूरी कोई खरीदता तो है नहीं और तुम यहाँ आकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। फिर से रात हुई। वह लड़का फिर से आया। हर बार की तरह इस बार भी वह अंधेरे में खामोशी से आया और मेरे ठेले का सारा सामान खरीद कर गरीब लोग और बच्चों में बांट दिया। इस बार मैंने हिम्मत की और उससे बात कर ही ली। मैंने कहा, सुनो। वह रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उससे पूछा, आप आखिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वह मुस्कुराकर बोला, दूसरों की मदद करने वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं रहते। उस दिन जब उसने ये बात कही और वहां से चला गया तो एक आदमी मेरे पास आया। वह कहने लगा, क्या सच में तुम्हारे ठेले का खाना इतना अच्छा है? मैंने कहा, जी भैया जी। उसने मुझसे 2000 का खाना खरीद लिया। यह पहला दिन था जब मेरे ठेले पर किसी ने पैसे देकर खाना खरीदा था। मैं बहुत खुश था। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़के का पीछा करूंगा। वह हर बार मेरे ठेले से खाना खरीदता है और बच्चों में बांट देता है। मैं उसके पीछे पीछे गया और देखा कि एक अनाथ आश्रम में दाखिल हो रहा था। वह अंदर गया और मेरे ठेले से खरीदा हुआ वही खाना अनाथ आश्रम के बच्चों में बांट रहा था। ये देखकर मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। आखिर ये लड़का कौन है? मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, मैंने उससे पूछा,
तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? वह मुस्कुराकर कहने लगा, अंकल, आपको अभी भी जानने की ख्वाहिश है? मैंने सर हिला दिया तो वह कहने लगा, एक समय पहले मेरे किसी ने मदद की थी। मैं भूखा था और उसने मुझे खाना खिलाया था और आज मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। उसने बताया, यहाँ मौजूद बच्चे वे हैं जिनको दुनिया ने छोड़ दिया है। कुछ के माता पिता हादसों में मर गए हैं तो कुछ यहाँ बेसहारा हैं। फिर अचानक उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा, धीरज अंकल, एक दिन आपने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया था। मैं गहरी सोच में चला गया। फिर मुझे याद आया, हाँ, कई साल पहले मैंने एक भूखे बच्चे को अपने ठेले से सब्जी पूरी खिलाई थी, लेकिन वह बात तो मैं भूल चुका था। उसने कहा, मैं वही बच्चा हूँ जिसे सालों पहले आपने खाना खिलाया था। मुझे वह पिछला वक्त याद आ गया। एक छोटा सा बच्चा मैले कुचले कपड़ों में भूखा प्यासा मेरे पास आया था। मैंने उसे एक प्लेट में सब्जी पूरी लगाकर दी थी। ये तब की बात थी जब रेस्टोरेंट की नौकरी करने से पहले भी मैं ठेला लगाया करता था। उसने कहा, अंकल, मैं वही बच्चा हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैं सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, आपने मुझे खाना खिलाया था। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन था। उसी दिन मैंने सोचा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो किसी न किसी दिन मैं आपकी भलाई आपको लौटा दूंगा। मैंने पूछा, लेकिन तुमने ये सब कैसे किया? उसने बताया, मैं कई सालों तक मेहनत की, मजदूरी की और फिर ऊपर वाले ने मुझे सफलता दे दी। जब मैं कामयाब हुआ तो मैंने सबसे पहले वही किया जो आपने मेरे लिए किया था, भलाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा, अंकल, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, बेटा, कैसा मौका? वह कहने लगा, क्या आप इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहेंगे? लेकिन मैं बच्चों के लिए क्या कर सकता था? मैंने उससे कह दिया, मैं तो खुद एक मामूली आदमी हूँ। वह मुस्कुराकर बोला, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वही करना है जो आप करते हैं। लेकिन मैं सोचने लगा, मैं तो खुद इस समय बहुत मुश्किल में हूँ, ऐसे में इन बच्चों को क्या मदद करूँगा? उसने कहा, अगर आप अपनी सब्जी पूरी के ठेले को इन बच्चों के लिए इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा? मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं बच्चों के लिए अपनी सब्जी पूरी ठेले का इस्तेमाल करूं? ऐसा ख्याल तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था कि मुझे किसी और के लिए भी जीना चाहिए। मुझे वह समय याद आया जब मैं खाली हाथ था और फिर जब मैंने दूसरों की मदद की तो ऊपर वाले ने मेरे दिन बदल दिए। शायद ये वही रास्ता था जिस पर मुझे चलना चाहिए था। मैंने कहा, ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। अगले दिन मैंने अपनी सब्जी पूरी के ठेले पर लिख दिया, अनाथ बच्चों के लिए फ्री खाना। यह देखकर लोग हैरान रह गए। एक आदमी आया और कहने लगा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी खुद की हालत खराब है और तुम दूसरों को फ्री खाना दे रहे हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वही बच्चे आए जो उस दिन मुझसे खाना लेने आए थे। मैंने उन्हें एक एक प्लेट सब्जी पूरी दे दी। वे बहुत खुश हो गए। कुछ दिनों बाद वही लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, आप सच में इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। तो वह मुस्कुराकर बोला, फिर आपको एक काम करना होगा, आप मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ चलने लगा। वह मुझे एक सुनसान इलाके में ले गया जहाँ एक पुरानी सी दुकान बनी हुई थी। उसने कहा, यह दुकान मेरी है, लेकिन मैं इसे चलाने के लिए किसी ईमानदार आदमी की तलाश में था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या यह दुकान? उसने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन शर्त यह कि यहाँ आने वाला कोई भी इंसान भूखा नहीं जाना चाहिए। मैं शॉक्ड रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक मैं एक आम आदमी था जो बाजार में ठेला लगाकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था और आज मेरे सामने एक दुकान थी जो मेरी होने वाली थी। क्या सच में किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया था? वह लड़का जिसने मेरी मदद की थी आज मेरे सामने खड़ा था। मैं मुस्कुरा दिया। उसने कहा, यह सब आपका है अंकल, लेकिन आपको मेरी बात याद है ना? मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मैं कभी अपनी दुकान का मालिक नहीं बना था। मैं सोचने लगा, मैं ये सब कैसे करूँगा? अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा? फिर मुझे अपना बीता हुआ समय याद आया। वह दिन जब मैं खाली हाथ घर लौट रहा था, वह समय जब मेरी माँ अपने आंसू छुपाया करती थी, वह लम्हा
जब मैंने 2 मासूम बच्चों को भूखा देखा था। मैंने सोचा अगर मुझे मौका मिला है तो मैं इसे हाथों से जाने नहीं दूंगा। मैंने उस लड़के से कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। अगले दिन मैंने दुकान की सफाई करनी शुरू कर दी। यह जगह बहुत पुरानी थी, दुकान की दीवारें खराब हो चुकी थी। ये काम मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने बाजार से टेबल कुर्सी खरीद कर रखवाई और दुकान में पेंट भी करवाया। जो कुछ भी मेरे पास था मैंने उससे काम चलाने की कोशिश की, लेकिन असली परेशानी ये थी कि ग्राहक कहाँ से आएंगे। बाजार में पहले से ही बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट मौजूद थे। मैंने दुकान के बाहर एक छोटा सा बैनर लगा दिया, यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। पहला दिन आया, मैंने सब्जी पूरी के साथ साथ राजमा चावल, दाल मखनी, छोले भटूरे और आलू के पराठे भी बनाए। फिर ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। कई घंटे गुजर गए। फिर अचानक एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए हाथों के साथ अंदर आया और उसके कपड़े मैले कुचले थे और चेहरे पर भूख साफ झलक रही थी। उसने कहा, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, तुम मुझे खाना दे दो तो तुम्हारा भला होगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उसके लिए एक भोजन थाली तैयार की और सारे तरह का खाना उसके सामने रख दिया। मैंने कहा, लीजिए बाबूजी, जितना चाहे खाइए। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और ढेर सारी दुआएं दी। उसके जाने के बाद दरवाजे पर एक कीमती गाड़ी आकर रुकी। एक अमीर आदमी अंदर आया और मेरी दुकान के चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने मुझसे पूछा, यहाँ खाने का अच्छा इंतजाम है? मैंने सिर हिलाकर कहा, जी बिल्कुल। तो उसने कहा, मुझे अपने ऑफिस के मजदूरों के लिए खाना चाहिए, क्या तुम ये कर सकते हो? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने तुरंत कहा, जी मैं आपके मजदूरों के लिए खाना बना दूंगा। उसने मुझे एडवांस पेमेंट दी ताकि मैं जरूरी सामान खरीद सकूं। मैं बहुत खुश था। अभी तो मैंने सिर्फ एक भूखे इंसान को ही खाना खिलाया था और ऊपर वाले ने मेरे लिए नए रास्ते दरवाजे खोल दिए। लेकिन किस्मत तो अभी मुझे ज़्यादा आजमाना चाहती थी। अगले दिन जब मैं बाजार से सामान खरीदने गया तो एक बेकरी वाला मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ये वही बेकरी वाला था जिसकी बेकरी शॉप के आगे मैंने कई बार अपना ठेला लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ कोई ग्राहक नहीं आता था। उसने मुझसे कहा, धीरज, मैंने सुना है कि तुमने अपना खाना बेचने के लिए एक छोटी सी दुकान खरीद ली है। मैंने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही है। उसने ताना मारते हुए कहा, तुम भूल गए हो कि ये कारोबार ऐसे नहीं चलता। और हाँ, अगर तुमने अपनी दुकान ज़्यादा दिन चलाई तो समझ लो कि तुम्हारे लिए मुसीबत आने वाली है। मैंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह मुझे इस तरह से बात कर रहा था जैसे मुझे धमकी दे रहा हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और वापस अपनी दुकान पर आ गया। शाम को जब मैंने अपनी दुकान खोली तो देखा मेरे गैस के सिलेंडर से गैस खत्म हो चुकी थी। चूल्हा खराब कर दिया गया था, कुछ सामान भी गायब था। मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम बेकरी वाले का आया। जरूर ये उसी की चाल है। क्या वह मेरे रास्ते में रुकावट डालने के लिए इस तरह की हरकत कर सकता है? लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा। मैं कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। मुझे हिम्मत से काम लेना था, लेकिन मुझे पता था कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन मैं बाजार गया ताकि नया सिलेंडर खरीद सकूं। जब मैं बेकरी के पास से गुजरा तो उसका मालिक मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने कहा, सुना है कि तुम्हारी होटल बंद पड़ा है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, किसी ने मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ की थी। उसने कहा, मुझे यह सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मगर कारोबार में तो ऐसा होता ही रहता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करके मुझे रोक सकते हो तो तुम गलत सोच रहे हो। वह मेरी बात पर हंसने लगा और बोला, धीरज, अभी तुम बच्चे हो, लोग इतनी आसानी से कामयाब नहीं होते। रास्ते में परेशानियां आती रहती है और तुम भी आने वाली परेशानियों के लिए तैयार रहो। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, मुझे किसी नुकसान की कोई परवाह नहीं, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। ये कहकर मैं वहां से चला आया, लेकिन मुझे पता था कि अब मुझे पहले से ज़्यादा सावधान रहना होगा। 2 दिन बाद मैंने फिर से अपना होटल खोल लिया। मैंने सारा सामान नए तरीके से खरीदा और खाना तैयार किया। अब ग्राहक आने लगे थे और काम धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा था। लेकिन मेरा दुश्मन खामोश नहीं बैठा था। शाम को अचानक 4 आदमी होटल में दाखिल हुए। वे बदतमीजी करते हुए अंदर आए और कहने लगे,
ये खाना हम नहीं खाएंगे। ये खाना फ्री में दिया जा रहा है और फ्री का खाना हमेशा घटिया होता है। होटल में मौजूद दूसरे लोग चौंक कर उन्हें देखने लगे। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये लोग बेकरी वाले के भेजे हुए हैं और मुझे बदनाम करने के इरादे से आए हैं। मेरा गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखते हुए कहा, अगर खाना पसंद नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उनमें से एक लड़का हंसते हुए बोला, देखो ये इंसान भी अच्छी तरह जानता है कि इसका खाना घटिया है। अब होटल में बैठे बाकी लोग भी मुझ पर शक करने लगे। ये सब जानबूझकर किया जा रहा था। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, जो लोग यहाँ खाना खाने आते हैं वही फैसला करेंगे कि मेरा खाना अच्छा है या नहीं। फिर मैंने एक वेटर से कहा, इन लोगों के लिए खाना लगाओ। अगर इन्हें मेरा बना हुआ खाना पसंद नहीं आया तो मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगा। यह सुनकर होटल में बैठे दूसरे ग्राहक मेरी तरफ बोलने लगे, पहले खाना खाकर देखो, इनके होटल का खाना बहुत अच्छा है। उन 4 लड़कों को ये बात बुरी लगी और वे गुस्से से वहाँ से चले गए। अब पूरे शहर में मेरा नाम फेमस होने लगा। लोग मेरे होटल में आने लगे और वे समझ गए कि यहाँ गरीबों के लिए मुफ्त खाना मिलता है। जो लोग पहले बेकरी के पैसे देकर कुछ खाते थे, अब वे फिर मेरे होटल में आने लगे, क्योंकि मेरे होटल के खाने का स्वाद बहुत अच्छा था और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। बेकरी का मालिक अब खामोश नहीं बैठा था। एक दिन बाजार में अफवाह फैला दी गई कि मेरे होटल का खाना घटिया क्वालिटी का है। लोगों से कहा गया कि मैं खाने में घटिया तेल, घी, चावल और मसाले इस्तेमाल करता हूँ। ये अफवाह सुनकर मेरे होटल के ग्राहक कम होने लगे। सब कुछ मुझे नीचे गिराने के लिए किया जा रहा था। मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूँगा। मैंने खुद शहर से एक फूड इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और कहा, मेरे होटल के खाने की पूरी तरह से जांच कीजिए। अगर मेरे खाने में कुछ गलत निकला तो मैं खुद अपना होटल बंद कर लूँगा। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। अगले दिन फूड इंस्पेक्टर आया। उसने मेरे होटल में बने हुए खाने की पूरी तरह से जांच पड़ताल की। फिर उसने कहा, यहाँ का खाना पूरी तरह से सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी का है। यह सुनकर लोगों का भरोसा फिर से कायम हो गया। जो लोग अफवाह के कारण नहीं आ रहे थे, वे अब दोबारा मेरे होटल में आने लगे। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया था और मेरा होटल सफलता की ओर बढ़ने लगा। लोग मेरे खाने को पसंद कर रहे थे। मेरा होटल अब मशहूर हो रहा था और सबसे बड़ी बात, मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन मेरी ये कामयाबी मेरे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही थी। बेकरी का मालिक अभी शांत नहीं हुआ था। अब वह सिर्फ साजिशें करने तक सीमित नहीं रहा, वह मुझ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। एक दिन जब होटल बंद होने वाला था, 2 लड़के मेरे होटल में आए। उनमें से एक ने कहा, आज तो खाना बहुत बढ़िया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपका शुक्रिया, दोबारा आएंगे। फिर वे दोनों अचानक चुपके से चले गए। सुबह होते ही बाजार में एक नई अफवाह फैल गई। इस होटल का खाना जहरीला था। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। ये खबर मैं लोगों के मुंह से सुन रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा खाना तो हमेशा सही साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए बनता है। बाजार में शोर मच चुका था कि ये होटल बंद होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि धीरज लोगों की जान के साथ खेल रहा है, ये एक धोखेबाज इंसान है। मुझ पर मुकदमा दर्ज हो गया था। फिर एक दिन पुलिस मेरे होटल पर आई और कहने लगी, तुम पर मुकदमा किया गया है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा खाना जहरीला है, जिससे कई लोग बीमार हुए हैं। मैंने कहा, सर, यह सब कुछ झूठ है। मैंने हमेशा साफ खाना बनाया है। लेकिन पुलिस के पास शिकायत दर्ज हो चुकी थी। पुलिस वालों ने कहा, हम तुम्हें हिरासत में लेना चाहते हैं। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। क्या सच में मेरी मेहनत बर्बाद होने वाली थी? ठीक उसी समय वही अजनबी लड़का मेरी मदद के लिए आगे आया। उसने पुलिस वालों से कहा, रुकिए, मैं धीरज अंकल के हक में गवाही देना चाहता हूँ। पुलिस ने पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं वही इंसान हूँ जो अच्छी तरह से जानता है कि धीरज अंकल एक ईमानदार इंसान है। फिर उसने पुलिस को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड एक वीडियो दिखाई जो हमारे होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की थी। उस वीडियो में साफ साफ वही लड़के नजर आ रहे थे जो खाना खाने के बाद कुछ संदिग्ध चीजें टेबल पर छोड़कर चले गए थे। वे खुद ही खाने में कुछ मिलाकर गए थे ताकि धीरज अंकल को इल्जाम के जाल में फंसा दिया जाए। पुलिस के पास एक ठोस और पक्का सबूत था। उन्होंने कहा, धीरज अंकल बेकसूर हैं। यह सब एक साजिश थी।
मुझे फंसाने के लिए ये सब भी उस बेकरी वाले ने ही किया था। पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उन लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन लड़कों ने अपनी गलती मान ली और कहा कि बेकरी के मालिक ने उन्हें पैसे देकर यह सब कुछ करने के लिए कहा था। यह सुनते ही पुलिस बेकरी वाले के पास पहुंची और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्म कभी भी हमेशा नहीं चलता। उस हादसे के बाद मेरा होटल और ज़्यादा मजबूत हो गया था और लोगों का मुझ पर विश्वास हो गया था। ये वह होटल था जहां कोई भूखा नहीं सोता और खाने में किसी तरह की कोई गलत मिलावट नहीं की जाती। अब मैं इस होटल को और आगे बढ़ाऊंगा ताकि ज़्यादा लोगों को खाने का मौका मिल सके। ये भलाई का सफ़र था और इसे कोई रोक नहीं सकता था। मेरी जिंदगी एक जंग की तरह थी। पहले तो नव्या ने मुझे धोखा दिया, फिर बेरोजगारी ने मुझे आजमाया और अब बेकरी वाले ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता जा रहा था। लेकिन एक बात पक्की थी कि ऊपर वाले ने हमेशा मेरी मदद की। अब मेरा होटल कामयाबी के रास्ते पर था। बाजार में लोग इज्जत से मेरा नाम लेते थे और सबसे बढ़कर मैं रोजाना बहुत सारे लोगों को पेट भरकर खाना खिलाया करता था। अब मेरी जिंदगी में एक और मोड़ आ गया। एक दिन होटल में एक औरत दाखिल हुई। मैं बिजी था, मगर जैसे ही उस पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं खड़ा हो गया था। ये दीपिका थी, वही दीपिका जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए पसंद किया था और जिसे मैंने खुद रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन वह मेरे होटल में क्या कर रही थी? उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें अभी भी अपनी माँ की कही हुई बात याद है धीरज, जब उन्होंने कहा था कि दीपिका तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुमने नव्या को चुन लिया था। उसकी बात पर मैंने नज़र चुरा ली और कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद है। दीपिका ने गहरी सांस ली और कहने लगी, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका देने आई हूँ। धीरज, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, मौका? कैसा मौका? दीपिका ने एक फाइल मेरे आगे रखी और कहने लगी, ये मेरे पापा की जमीन के पेपर है। अगर तुम चाहो तो मैं ये जमीन अनाथ आश्रम के लिए दे सकती हूँ। मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। यह जमीन बहुत कीमती थी और अगर अनाथ आश्रम के लिए इस्तेमाल होती तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो सकता था। लेकिन दीपिका ने आगे कुछ ऐसी बात कही जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, लेकिन एक शर्त है धीरज। मैंने पूछा, कौन सी शर्त? उसने गंभीर होकर कहा, अगर मैं ये जमीन दूंगी तो बदले में तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। ये कैसी परीक्षा थी? क्या मैं दीपिका से शादी कर सकता था, जबकि एक दिन मैंने उसे खुद ही रिजेक्ट किया था? लेकिन उसके सामने वह जमीन थी जिस पर अनाथ लोगों का घर बन सकता था। अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो शायद ये बच्चे हमेशा के लिए बेसहारा रह जाएंगे। दीपिका के शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। अगर मैं ये जमीन दूंगी तो बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैंने गहरी सांस ली और दीपिका से कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह शब्द मेरे मुंह से निकले और मेरी तकदीर बदल गई। मेरी माँ खुश थी, अनाथ आश्रम के लोग खुश थे, हर तरफ मेरी शादी की खबर फैल चुकी थी। लेकिन मेरी शादी वाले दिन एक अजीब हादसा हुआ। वही अजनबी लड़का मेरे घर आया और उसने शादी रोक दी। उसने कहा, रुक जाइए धीरज अंकल, आपको ये शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं हैरान रह गया और पूछा, क्यों? उसने मुझे बताया, यह जमीन पहले ही अनाथ आश्रम के नाम है। उसने मुझे कागजात दिखाए और कहा, आपके साथ धोखा हुआ है। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। तो क्या दीपिका जानबूझकर मुझसे शादी करना चाहती थी? मैंने दीपिका की तरफ देखा। वो खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। ये क्या है दीपिका? कुछ देर तक वह खामोश रही, फिर उसने कहने लगी, हाँ ये सच है, लेकिन मैंने ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया, बल्कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। उसकी आंखों में आंसू थे। दीपिका ने कहा, जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तभी मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। जब तुम नव्या की वजह से बर्बाद हो गए थे तब भी मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तब भी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। तो क्या यह सब दीपिका की मोहब्बत थी? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर दीपिका ने आंखें बंद करके रोना शुरू कर दिया, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। मेरी माँ की आंखों में चमक थी। अनाथ आश्रम के बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे।
यही शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। शायद कभी कभी जो चीज़ें हमें देर से समझ आती है वही हमारे लिए सबसे बेहतर होती हैं। मैंने दीपिका को रिजेक्ट किया था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे मेरे भाग्य में लिख दिया। शायद कभी कभी वो चीज़ें जो हमें देर से समझ में आए वही हमारे लिए सबसे बेहतर होती हैं। और मैं उस अजनबी इंसान का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने शुरू से लेकर अब तक मेरी मदद की थी। उसका नाम ऋषभ था और ऋषभ मेरी तरह एक गरीब लड़का था जिसकी किस्मत ऊपर वाले ने बदल दी थी और फिर उसी की तरह मेरी किस्मत भी बदल दिया गया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।